Hello students, this is lecture number 10 of electrostatic chapter. In this lecture we will study about electric field due to large thin sheet. आज हम लार्ज थिन शीट अगर कोई दी हुई है तो उसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको देखेंगे। अब लार्ज थिन शीट से मैं कहने का मतलब है जैसे मान लो ये पेपर है, ये कोई इस तरह का कोई मान लो कोई ये इस तरह का पेपर दिया हुआ है। इस पेपर को अगर चार्ज कर दिया जाए तो ये पेपर एक थिन शीट की तरह काम कर रहा है। तो इस पेपर के आगे अगर कोई कुछ पॉइंट्स दे दिए जाए तो उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लार्ज थिन शीट मतलब इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि इस तरीके से सपोज दी हुई है इस तरह की थिन शीट, ये चार्ज यहाँ पर दिए हुए हैं, इस तरीके के चार्ज जो हैं ये यहाँ पर, और इसकी लेंथ कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। अब लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब क्या होता है, कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपैरेटिवली लेंथ का मतलब है कि अगर शीट कोई सी भी दी हुई है, जैसे ये शीट अगर दी हुई है, इस शीट से बहुत कम डिस्टेंस, जैसे ये शीट अगर हमें दी हुई है, ये यहाँ पर शीट दी, इस शीट से इस पर्टिकुलर, तो इसके आगे जो पॉइंट है वो पॉइंट अगर की डिस्टेंस, जैसे लार्ज इन्फिनिटी लेंथ वायर कैसे बोलते थे, अगर लेंथ वायर की लेंथ अगर फाइनाइट भी है लेकिन आर की वैल्यू काफ़ी कम है एल के कंपैरेटिवली, तो उसको इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की तरह हम कंसीडर कर लेते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर रहती है। तो अगर इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अब ये सिग्मा क्या चीज़ है, जैसे लीनियर डेंसिटी होती है लैम्डा। लीनियर डेंसिटी का मतलब अगर किसी वायर पर कोई चार्ज अगर दे दिया जाए, किसी भी वायर पर अगर कोई चार्ज प्रोवाइड करवाया जाए तो उस वायर पर की यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा उसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। सिमिलरली कोई शीट अगर दी हुई है, उस शीट पर कितना चार्ज पर यूनिट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर अलग से। सिग्मा क्या हो जाएगी यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसको बोल सकते हैं। इसको dQ/dA से भी डिफाइन किया जा सकता है अगर इस तरह से लिखना हो, या अगर हमें टोटल एरिया चार्ज दिया हुआ है और टोटल एरिया दिया हुआ है तो ये। अब क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो हम सिग्मा के टर्म्स में ही ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पूरा अब किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल इंटीग्रेट करके या कोई डिराइव करके तो नहीं किया जा सकता, नॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड से तो या डिफरेंशिएशन मेथड से तो यहाँ पर हम गाउस लॉ का यूज़ करेंगे। गाउस लॉ का यूज़ करके हम यहाँ पर इस थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ एक छोटा सा पोर्शन इस थिन शीट के को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। तो अगर थिन शीट जो है इसको मैग्नीफाई करके बनाते हैं और ये कंडक्टिंग शीट है, अगर मान लो कि ये कंडक्टर शीट है तो इस पर अगर कुछ भी चार्ज दिया जाएगा तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा। यह थिन शीट दी हुई है तो ये बेसिकली मैंने थिक करके बना दिया और कुछ अलग से बात नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ये चार्ज दिया हुआ है, तो अब इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना होगा कि यहाँ पर एक हमें गाउसियन सरफेस बनानी होगी। तो गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हम गाउसियन सरफेस कुछ इस तरीके की ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पर गाउसियन सरफेस हमने ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये यहाँ पर गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली इसमें तीन तरह की अब सरफेसेस हो जाएंगी। जैसे सिलेंड्रिकल शेप में ही आया तो ये वाली एक सरफेस तो ये हो जाएगी, इसको मैं S1 बोल देता हूँ। एक ये सरफेस हो जाएगी S2, और एक ये वाली सरफेस जो है इसको हम बोल देते हैं S3। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे तो ये बाहर वाले डायरेक्शन में ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ, और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, आउटवर्ड वाली डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आउटवर्ड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, आउटवर्ड है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस यहाँ पर जो भी ये गाउसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो दी हुई है, इससे पास होने वाला फ्लक्स लिखेंगे और उस फ्लक्स को Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट के आइडेंटिकल कर देंगे, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार हम
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल्स देख लेते हैं। तो एरिया वेक्टर जो है यहाँ पर वो हो जाएगा ये एक एरिया वेक्टर इस जगह पर और ये यहाँ पर ये। तो देखो एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर जो होगा S1 और S2 के लिए एरिया वेक्टर तो E की डायरेक्शन में ही है। S1 और S2 की अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर S3 जो, अब ये S3 कौन सी सरफेस है? कर्व सरफेस है। तो S3 सरफेस जो है वहाँ पर एरिया वेक्टर जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बन रहा है। मतलब यहाँ और ये दोनों ऊपर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ पर जैसे इस जगह पर अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से भी पास होगी। वो बस मेरा डायग्राम थोड़ा क्लियर रहे इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं की है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि S1 के लिए E और A दोनों पैरेलल हैं, S2 के रेस्पेक्ट में भी E और A दोनों पैरेलल हैं, और S3 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर ये तीन सरफेसेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो पता लग गया है। यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल आएगा, यहाँ पर भी 0 डिग्री, और S3 पर ये एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? अगला काम हमें करना है कि इस जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस दी हुई है, इस गाउसियन सरफेस से हम टोटल फ्लक्स, पास होने वाला फ्लक्स लिखेंगे और इसके साथ साथ Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो अब एक चीज़ हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है। ये मैंने थोड़ा सा थिक करके बना दिया लेकिन ये है ये पूरा। तो यहाँ पर एक थिन शीट में ये चार्ज जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम बात करें, यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ फाई इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q इन कौन सा लेते हैं? जो गाउसियन सरफेस के। तो E को तो मैं क्या लिख दूंगा? अब एक्चुअली फाई है ना, तीन अलग अलग सरफेस की वजह से, फाई 1, फाई 2 और फाई 3। फाई 1 है S1 के लिए, फाई 2 है S2 के लिए और फाई 3 है S3 के लिए। तो Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ यहाँ पर आएगी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई 1 जो होगा वो हो जाएगा E डॉट DA, है ना, ये S1 के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगर दूसरा मैं बात करूँ E डॉट DA, सॉरी ये रिंग गलत लगा दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये E डॉट DA, अब ये Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर S1, S2 और S3, तो S1 और S2 के लिए तो हमने देखा था, तो S1 और S2 के लिए हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है वो है 0 पैरेलल। तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। एक मिनट में बताता हूँ, देखो। तो यहाँ पर हमें बताया कि S1 और S2 के लिए तो E और A दोनों पैरेलल हैं, लेकिन S3 के लिए ये 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पर अगर आता है, E और A 90 डिग्री के एंगल पर है, तो यही सिचुएशन के हिसाब से हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E और DA प्लस E DA, क्योंकि cos 0 बनेगा और ये बन जाएगा E DA cos 90। तो ये वैल्यू तो 0 हो जाने वाली। अब Q इन लिखने की बारी आएगी तो इसको भी अभी हम लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो हो गई 0, तो ये बचेगा। अब यहाँ DA का मतलब क्या हो गया? एक्चुअली जो ये S1 और S2 का एरिया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं, तो S1 का एरिया जो है, S1 का जो एरिया है उसको भी हम A ले रहे हैं, और S2 का जो एरिया है उसको भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? A कंसिडर कर रहे हैं। सेम पोर्शन का सेम एरिया है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E इंटू A प्लस E इंटू A इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA इक्वल्स टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो E की वैल्यू क्या होती है? Q इन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब देखो समझने वाली बात बहुत आसान सी है, Q इन। अब ये Q इन के बारे में लिखना है। अब देखो Q इन को थोड़ा देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में। Q इन की बात करूँ तो इसके अंदर, इस जो यहाँ पर अब हमें ये जो बॉक्स, ये जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस दी है, इसके अंदर का कुछ ही पोर्शन है जिसमें
चार्ज है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ही चार्ज है ना, और ये पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया कितना है, ए एरिया। अगर इसका एरिया ए है और इसका एरिया भी ए है तो ये वाला जो बचा होगा ये पूरा पोर्शन का एरिया भी ए होगा। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी है तो इस ए एरिया में कितना पोर्शन कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो इसका मतलब इस गाउसियन सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसके अंदर का जो चार्ज है वो सिग्मा इंटू ए कैसे हो रहा है। ठीक है ना, तो आओ बढ़ते हैं आगे फिर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E इक्वल्स टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से निकल कर आ जाती है। अब बात यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कोई भी थिन शीट अगर दी जाए तो उस थिन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक साइड कितनी होगी, थिन शीट के किसी एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, मतलब तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ वेरी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो अगर इन्फिनिटी शीट दी हुई है, कोई बहुत बड़ी शीट दी हुई है, तो उस शीट से कुछ डिस्टेंस, अगर जो यहाँ पर हम आगे कोई भी पर्टिकुलर जगह पर कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो कि एक पॉइंट हमने लिया, सपोज बहुत बड़ी शीट है तो एक पॉइंट मैंने, अगर सपोज इस तरीके से मैं बताता हूँ तुम्हें कि मान लो ये शीट है, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बी पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन का ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यूनिफॉर्म पैरेलल फील्ड लाइंस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो पैरेलल सी आएगी, है ना। तो अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं E और किसके बीच में, मान लो कि ये X और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यह शीट भी है, तो अगर ये शीट से शुरू होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर भी वही रहेगी, है ना। नीचे की साइड थोड़ी सी अलग होगी, अलग इन द सेंस यहाँ पर अगर ये वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट है तो नीचे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट ही होगी। ऊपर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट है तो नीचे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होगा। लेकिन ये डायरेक्शन क्यों चेंज कर दी, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन इसलिए एक साइड पॉजिटिव तो एक साइड नेगेटिव आएगी। जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वायर नहीं है, ये शीट है ना। तो इस तरह से, तो ये पॉइंट है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्शन वाला तो इधर आएगा और वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन इस पर इधर आएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये रिपल करेगा, तो ये इधर और इस पर इधर। बात समझ में आ रही है किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्शन चेक करने का तो वही तरीका, तो इसलिए ग्राफ जब बन रहा है इस तरीके से दोनों एक ही लाइन पे मत बना देना, है ना। एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरी साइड तुम्हें नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें कई बार क्या आ जाता है, कई बार बोला जाता है थिन कंडक्टर शीट या थिन इंसुलेटर शीट, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थिन शीट बोली गई है ना तो चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो तुमसे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बोली जाएगी कि कंडक्टर शीट हो या थिन जरूर होगी, है ना। थिन शीट है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी कोई, और थिक भी अगर दे दी जाए तो उसका एक साइड जो है वो यही होगा। तो तुम कंफ्यूज मत होना कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट ही तुम्हें लेकर चलना है। सिग्मा का मतलब चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नोट तुम्हें पता है क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ताकि हमें थोड़ा सा क्लियरिटी आए कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सिग्मा जो है, अब सिग्मा की वैल्यू पता चल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता करनी है। तो बेसिकली अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हमें पता है ये शीट है, ये पूरी बनी भी नहीं होगी लेकिन शीट है ये। तो यहाँ पर अगर सिग्मा दे दिया जाए तो आपको शीट ही समझना है, क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोला भी जाएगा। मैं लैंग्वेज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है बस यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ई की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो है 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
एप्सिलॉन नोट। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक काम आएगी, इसको एक बार के लिए पहले जितना भी हो उतना कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, या तो आंसर ऐसा देखो, कई बार आंसर एप्सिलॉन नोट की टर्म्स में भी होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आंसर अगर कई बार पाई की टर्म्स में भी आ जाता है तो पाई की टर्म्स में आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, हमें जो एप्सिलॉन नोट दिया है उसको 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻5। तो ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 36 पाई इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक न्यूटन पर कूलम की जगह वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, तो गलत मत कर देना, वो चीज़ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसको हम आगे चाहें तो फिर पाई को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करके देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख सकते हैं। अब अलग अलग पॉइंट पर, अब चाहे 10 सेंटीमीटर पर हो चाहे 20 सेंटीमीटर से, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो एक पॉइंट पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक शीट की जगह अगर कई सारी शीट्स आ जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उसकी वजह से हो जाता है, कुछ चेंज होता है या नहीं होता। देखो नेक्स्ट है, अगर मान लो एक 2 शीट मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक शीट ये ली मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, और एक और शीट में ले लेता हूँ, इस पर भी चार्ज डेंसिटी है इस तरीके से दी हुई है सिग्मा 2। 3 पॉइंट्स हमें अलग अलग दिए हुए, एक ए पॉइंट दिया हुआ है, एक बी पॉइंट दिया हुआ है और एक सी पॉइंट दिया हुआ है। इस ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि इन तीनों पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी निकल कर आएगी। ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आने वाली है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आने वाली है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ए पॉइंट पर, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की वजह से, तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाली शीट की वजह से और फिर उसके बाद सेकेंड। तो फर्स्ट वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर डायरेक्शन देखने के लिए हमेशा प्लस यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से तो रिपल्शन आएगा, तो E1 इधर वाली डायरेक्शन में, और इसकी वजह से भी इस तरफ, तो कितना हो जाएगा E2, तो E1 और E2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, B पर देखूंगा तो B पर सिग्मा 1 की वजह से तो इधर जाएगा और इसकी वजह से इधर जाएगा। इसी तरह से C पर कितना जाएगा, इसकी वजह से भी इधर जाएगा और इसकी वजह से भी इधर जाएगा, तो दोनों की वजह से E1 और E2 की वजह से इस तरह से जाने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर E1 और E2, और दूसरा होगा E1 E2, तो बी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ही यही है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो है इसमें क्या करोगे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से ली गई है। अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को गलत डिसाइड कर दिया तो फिर चाहे आपको फॉर्मूला पता हो फिर भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। हमें अगर सिंपल क्वेश्चन दिया है तो एक्साइटेड नहीं होना है, आपको आसानी से उसे धीरे करना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है। धीरे धीरे फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आराम से होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से, अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मुझे कि सेम डायरेक्शन में है, तो मैं क्या लिख दूंगा, E1 भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। मतलब बेसिकली क्या है ये, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, E1 प्लस E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ऐड कर दिया तो E1 सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं बी की, तो कितना बन जाएगा, E1 माइनस E2। अब इसमें E1 माइनस E2 भी हो सकता है और E2 माइनस E1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो बड़ा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी वो उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सॉरी
हाँ सिग्मा E1, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना बन जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, तो डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस सिग्मा 2 यहाँ हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 किस तरीके से बन रहा है। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। अब सिग्मा 1 बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन आ जाएगी। सी पॉइंट पर अगर मैं निकालता हूँ तो सी पॉइंट पर आप एक बार वीडियो पॉज करो और खुद निकाल के देखो। तो सी पॉइंट पर दोनों डायरेक्शन एक तरफ है, तो कितना सिंपल है, सी पॉइंट पर E1 प्लस E2, बस डायरेक्शन अलग है ना, डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो सी पॉइंट पर ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। हाँ, ए और सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग डायरेक्शन में है और बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी अलग डायरेक्शन में है यहाँ पर। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि डायरेक्शन अगर आई कैप जे कैप दे दिया जाए तो आपको, या फिर कुछ इस तरह से इन डायरेक्शन के लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन, तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट डायरेक्शन में और सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में। और ए पॉइंट पर अगर बी पॉइंट की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि सिग्मा 1 ज़्यादा है या सिग्मा 2 ज़्यादा है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 3 शीट्स अलग अलग दी हुई है। एक पर 2, यहाँ पर इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं। हमें क्या करना है, हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आसान सा तरीका है, हमें एक चीज़ फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू अलग अलग शीट के लिए अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जिस भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट के लिए डायरेक्शंस देखेंगे। तो मैं ए पॉइंट पर सबसे पहले निकाल रहा हूँ, तो ए पॉइंट के लिए 8A अगर मैं देखता हूँ तो ए पॉइंट देखो, जहाँ पर ए पॉइंट है वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब तीनों की वजह से देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट की वजह से, तो फर्स्ट की वजह से रिपल्शन वाला होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 हो जाएगी। इसकी वजह से देखोगे 2 की वजह से, तो ए पर रिपल्शन लगेगा तो इधर, तो इस तरफ हो जाएगा। ये ए पॉइंट पर बना रहा हूँ मैं, है ना, E2। और अगर थर्ड वाले की वजह से, थर्ड पर नेगेटिव है, तो थर्ड पर नेगेटिव है तो ए पॉइंट पर अगर तुम पॉजिटिव चार्ज रख के देखते हो, बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही तो देख रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज रख के देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, तो ये E3 इधर हो गया। डायरेक्शन अच्छे से समझ में आनी चाहिए, दोबारा देख लो। E1 जो है इसकी वजह से तो यहाँ रिपल्शन वाला होगा, E2 की वजह से इधर रिपल्शन वाला लगेगा, और E3 की वजह से नेगेटिव है तो ए पॉइंट पर क्या होगा, ये अट्रैक्शन वाला होगा। अभी हम सिर्फ ए पॉइंट पर तीनों शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। बी पॉइंट पर जब देखेंगे तो बी पॉइंट पर तीनों शीट्स की वजह से देखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो अब देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई हाँ, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव या उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ई नेट कितना होने वाला है, E1 प्लस E3 और माइनस E2 ऐसे मान लेते हैं। इधर वाली को पॉजिटिव मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है। E1 की वैल्यू अब देखो, E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन, एक्चुअली फॉर्मूला तो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E1 के लिए सिग्मा 1 कितना है, 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कंफ्यूज मत होना, यहाँ 2 सिग्मा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाली शीट की जो डेंसिटी है वो 2 सिग्मा दी हुई है। कुछ और भी दे सकता है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। थर्ड वाले के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, कई स्टूडेंट्स को लग सकता है कि यहाँ पर तो नेगेटिव था लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं लिया, यहाँ पॉजिटिव लिया। वो इसलिए क्योंकि इस नेगेटिव का इफेक्ट हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, कहाँ पर, ये डायरेक्शन बना के। ये चीज़ हमने कई सारे पिछले क्वेश्चंस में भी, कई सारे लेक्चर्स में भी देखी है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। तो अगर हम ए पॉइंट में अगर थर्ड E3 अगर लिखूंगा भी सही, तो अगर हमने मान लो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख भी दिया
तो भी हम इसका मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन, तो ये चीज़ एकदम हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप डायरेक्शन डिसाइड करके E1 E2 इन सब की डायरेक्शन जब आप बना चुके हो, उसके जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो, इक्वेशन बना के जब वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड ही पुट करो, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। अब बात आती है E2, तो E2 के लिए इस पॉइंट पर E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, इसके ये वैल्यू कैंसिल है, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू 2 से 2, तो ये कितना बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ए पॉइंट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो बी पॉइंट पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो बी पॉइंट पर वैल्यू की बात करते हैं। बी पॉइंट पर अब वैल्यू की बात करते हैं, तो देखो बी पॉइंट जो दिया हुआ है, अब मैं यहीं पे बना देता हूँ, तुम भी एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाने की, फिर मैं जब बनाऊंगा तो चेक करना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं फिर। तो बी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब फर्स्ट की यहीं पे मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर ही, फर्स्ट की वजह से तो रिपल्शन, तो E1 है ना, सेकंड की वजह से भी रिपल्शन, तो ये यहाँ पर E2। अब ये ऐसे नीचे लेके बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे जा रही है, फिर ये B लिखा हुआ था इसलिए मैं सीधा नहीं बना सकता था, तो डायरेक्शन यही है, कंफ्यूज मत हो जाना। और नेगेटिव की वजह से भी अट्रैक्शन, है ना। तो ये पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, अगर तो बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो बी पॉइंट पर ये तीनों की वजह से, E1 की वजह से भी, फर्स्ट की वजह से भी रिपल्शन वाला, सेकंड की वजह से भी रिपल्शन वाला, और थर्ड की वजह से अट्रैक्शन वाला, तो तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं क्या लिखूंगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर बनने वाली है। तीनों की वैल्यूज पुट कर देते तो अब याद रखना, वापस से मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं। तो सिग्मा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वजह से कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वजह से भी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बन गया, ओवरऑल ये बन जाएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर तो 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 अलग अलग प्लेट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया कि किस तरीके से हो सकता है। प्लेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन कई सारे हो सकते हैं। जैसे एक और कॉम्बिनेशन हम लेकर चलते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, समझ में आनी चाहिए कि बस डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आप अच्छे तरीके से इसको कर भी सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 2 शीट इस तरह से दी हुई है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर इक्वल अमाउंट का ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी दोनों के ऊपर दी हुई है। तो हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ देखो 90 डिग्री के एंगल पर है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर वेक्टर की टर्म्स में हमें निकालना है, ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली हम वेक्टर की टर्म्स में निकालेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि x और ये y डायरेक्शन। तो आओ शुरू करते हैं। तो a पॉइंट पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो a पॉइंट पर सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं पॉजिटिव की वजह से, तो पॉजिटिव की वजह से तो कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में, इसको हम बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। ये 1 और 2 में क्यों लिखता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा फील्ड किस शीट की वजह से आया है। तो इसके लिए 1 2। अब देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कहाँ होगा, इस तरफ होगा अट्रैक्शन वाला, तो ये E2। तो E1 और E2 की वैल्यू की अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये बन जाएगा सिग्मा, इसकी वजह से डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के लिए बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है अगर हमें इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, तो एक सिंपल सी बात है कि जो आई के E1 है वो x डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब उसको हम आई कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं, और जो E2 है वो y डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन नीचे की तरफ। तो इसका मैं उसे कहाँ लिख सकता हूँ, j कैप की टर्म्स में। तो क्या लिख सकते हैं, देखो
E1 I कैप माइनस E2 J कैप। तो यहाँ पर अगर मैं E1 लिखूंगा तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट I कैप और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट J कैप। तो EA ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो I कैप J कैप की फॉर्म में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी दी है तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज I कैप J कैप के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो यहाँ पर वो चीज़ निकल कर आ जाएगी। तो अगर मैं EA की बात करता हूँ तो ये बन जाएगा √2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। तो सिग्मा अपॉन √2 सिग्मा अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें कई बार थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो एक और चीज़ पूछी जा सकती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और, तो अगर आपसे बोला जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ओवरऑल कहाँ पर आ रहा है, देखो एक कंपोनेंट ये, तो रिजल्टेंट जो होगा, तो अगर मैं यहाँ पर जैसे ड्रॉ करता हूँ ये E1 है और ये है E2, तो रिजल्टेंट इधर कहीं पर आना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट। ये अगर रिजल्टेंट यहाँ पर आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल के, अगर बोला जाए कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाओ तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल मान लो थीटा। तो जब इस तरह से सिचुएशन आए जिसमें दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर हो और जो रिजल्टेंट है उनका जो रिजल्टेंट है उसका किसी एक वेक्टर के साथ अगर एंगल पूछा जाए तो थीटा बना लो। अब उसमें क्या होता है, जिस वेक्टर के साथ एंगल है वो बेस का काम करता है, दूसरा परपेंडिकुलर का काम करता है। ये चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो उसको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये आपके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा और E2 डिवाइडेड बाई E1। आप चाहो तो साइन थीटा इक्वल्स टू भी करके लिख सकते हो या cos थीटा लिखोगे तो E1 डिवाइडेड बाई E नेट आ जाएगा। लेकिन जब हमें E1 E2 दोनों पता है तो क्यों अलग से लिखना। तो E1 की वैल्यू पता है, हमें E2 की वैल्यू पता है, तो E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E1 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू को अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो 1, तो tan थीटा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 45। क्यों, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 जो होती है वो 45 डिग्री के एंगल पर होती है। तो 45 लिख दो या π/4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से वही सिचुएशन हम निकाल के बता सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी आ रही होगी किस तरह के इस क्वेश्चन हो सकते हैं। अब एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स दी हुई हैं, दो प्लेट, एक प्लेट पर Q चार्ज है और दूसरी प्लेट पर 2Q चार्ज है, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो कंडक्टिंग प्लेट्स है तो इनकी दो सरफेसेस होती है, एक ये वाली सरफेस, ये सरफेस, और एक ये इस साइड वाली सरफेस, और इसी तरह से एक ये वाली सरफेस और एक ये सरफेस। अब इसको थोड़ा अगर मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊँ आपको तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, मतलब थोड़ी सी विड्थ तो होगी सही ना, भले हम यहाँ विड्थ दिखा नहीं रहे। तो जैसे इस पर Q चार्ज है तो इसकी साइड ये एक अलग सरफेस हो जाएगी, ये अलग सरफेस हो जाएगी, और बीच वाला जो पोर्शन है उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। सारा चार्ज या तो इस वाली पे कुछ चार्ज बनेगा या इस वाली पे कुछ चार्ज रहेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, मान लो ये सिर्फ Q1 को अगर मैं आइसोलेटेडली रखता इस वाले प्लेट को, तो इस पर Q चार्ज दे देता, तो इसका आधा चार्ज इधर चला जाता Q/2 और कुछ चार्ज इसका इधर चला जाता Q/2, बहुत आसानी से, है ना। अगर मान लो 10 माइक्रोकूलम चार्ज देता तो 10 में से 5 इधर आ जाता, 5 इधर आ जाता, अगर सिर्फ ये प्लेट अकेली रखी हुई होती एक जगह पर। लेकिन इसी तरह से इसके साथ भी होता, इसकी एक साइड Q आ जाता है कि, लेकिन अब क्या होता है, अगर इन दो प्लेट्स को हम पास में रख देते तो इनकी सरफेसेस पर जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा, वो तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है ना। मैं एक बार भी फिर भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से उसको हम चेंज करते हैं, किस तरीके से हम चेंज करते हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इसको डायरेक्ट तरीके से निकालना। पहले मैं आपको डायरेक्ट तरीके से निकालना समझा देता हूं कि किस तरीके से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए जब आएंगे तो हम वहाँ पर कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं यूज़ करेंगे। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहली बात समझने वाली है, जितनी प्लेट्स दी है, यहाँ 2 प्लेट्स दी है, 2 की जगह 3 प्लेट्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कितनी भी प्लेट्स हो सकती है। तो यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन में 2 प्लेट्स ली हुई है, एक प्लेट पर Q चार्ज है, दूसरी प्लेट पर 2Q चार्ज है,
ठीक है, एक पर Q और एक पर 2Q चार्ज। तो यहाँ पर जो सरफेसेज होंगी इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इसको S2 बोल देता हूँ, S3 बोल देता हूँ और S4। कंफ्यूज मत होना, एक ही प्लेट की दो अलग अलग सरफेस, जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ पर वही चीज़ है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। जितनी भी प्लेट्स होती हैं उनकी दो आउटर सरफेसेज होगी। जैसे अगर यहाँ दो प्लेट्स हैं तो ये वाली और ये वाली, S1 और S4 आउटर सरफेस है। अगर तीन प्लेट्स होती, जैसे ये तीन प्लेट्स होती, तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों आउटर सरफेसेज है, आउटर मोस्ट सरफेसेज है। तो इन तीनों प्लेट्स पर चाहे भले ही कितना ही चार्ज हो, इन तीनों प्लेट्स पर या दो प्लेट्स पर चाहे भले ही कितना ही चार्ज हो, इन दोनों जो आउटर मोस्ट सरफेसेज होगी इन पर चार्ज एक जैसा ही आएगा हमेशा। अब वो कैसे आएगा, तो क्या करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ QS1 इक्वल्स टू QS4 है ना, ये हमेशा इक्वल आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आउटर मोस्ट जो होगा, आउटर मोस्ट जो सरफेसेज होता है उनका चार्ज हमेशा इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये चीज़ हमें पता है कि चार्ज की आउटर मोस्ट सर्फेसेस पर चार्ज इक्वल होगा। अब किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली इक्वल होता है टोटल चार्ज, जो उतना भी चार्ज लोगे आप, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2, है ना। जितनी भी प्लेट्स का टोटल चार्ज है उस प्लेट के चार्ज को डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो आपके पास आ जाएगा। तो अब समझना बात को, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट जो होता है, आमने वाली सरफेसेस जो होती हैं, आमने सामने वाली जो सरफेसेस होती है उस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पर मान लो 10 कूलम है तो यहाँ -10 आएगा, यहाँ 20 है तो यहाँ -20, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 आएगा। तो जो दो सरफेसेस आमने सामने वाली सरफेसेस होती हैं उन पर चार्ज हमेशा क्या होता है, इक्वल रहेगा और अपोजिट रहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो अपोजिट चार्ज साइड्स होती हैं उन पर चार्ज इक्वल और अपोजिट साइन का होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस 2Q, तो टोटल चार्ज हो गया 3Q। तो Q नेट मैंने निकाल लिया, कितना हो गया 3Q। इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जो यहाँ पर चार्ज ऑन S1 है वो कितना हो जाएगा, 3Q डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1.5Q। अगर यहाँ पर 1.5Q है तो S2 पर S3 जो होगा, सॉरी S4 ले लेते हैं, तो S4 पर भी कितना होगा 1.5Q। क्यों, ये अभी चीज़ पढ़ी हमने। अब देखो समझने वाली बात क्या आती है, ये प्लेट है, इस प्लेट पर टोटल चार्ज तो फिक्स है, इस प्लेट पर टोटल चार्ज तो Q है। अगर Q में से S1 पर 1.5 चला गया तो इधर कितना बचेगा, तो S2 पर होना चाहिए माइनस का 0.5Q। अगर S1 पर माइनस, S2 पर माइनस का 0.5Q होगा तभी टोटल मिलाकर इस पूरी सरफेस पर, इस पूरी प्लेट पर Q चार्ज बचेगा। या तुम ऐसे कर लो, ये टोटल चार्ज है तो Q माइनस 1.5, Q माइनस 1.5 करोगे तो माइनस का 0.5 बच जाएगा। यहाँ माइनस का 0.5 है तो इस पर कितना आएगा, सिंपल सी बात है, इस पर आना चाहिए 0.5Q। और तुम यहाँ से भी डिसाइड चेक कर सकते हो, इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है 2Q, तो 2Q में से S4 पर जो चार्ज था 1.5Q, उसको माइनस करोगे तो 0.5 ही बचेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका है, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। देखो अब हमारे पास तीन प्लेट्स दी हुई है Q, एक पर Q चार्ज है, मिड वाली पर -Q चार्ज है और लास्ट वाली पर 2Q। ये जो Q -Q और 2Q चार्ज लिखा हुआ है ये इस प्लेट का टोटल चार्ज है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये इस प्लेट का टोटल चार्ज यहाँ पर ये हमारे पास दिया हुआ है। इस प्लेट का कौन सा चार्ज है, ये टोटल चार्ज हमारे पास दिया हुआ है। अब इस प्लेट का अगर ये टोटल चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है तो अब हमारा फाइनली हमने तो आउटर सरफेसेस पर निकालना, तो आउटर सरफेसेस के लिए टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टोटल चार्ज निकालेंगे तो Q -Q, तो ये बच जाएगा Q -Q प्लस 2Q, तो कितना हो गया, ये हो गया 2Q। तो आउटर सरफेस पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस 2Q का हाफ हो जाएगा। तो 2Q का हाफ कितना हो गया Q। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर भी Q चार्ज आने वाला है और यहाँ पर भी Q चार्ज आने वाला है ना। अब समझना बहुत अच्छी सी बात आएगी, यहाँ पर अगर Q चार्ज आ गया, इस पूरी प्लेट पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, इस Q का Q ही यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचेगा, 0। कैसे पता किया, इस टोटल में से इसको माइनस कर दो तो Q -Q बचेगा तो 0। यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 ही होना चाहिए। अब इस -Q, इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है, -Q, इस पे -Q आ गया और ये 0,
तो माइनस क्यू और ज़ीरो करोगे तो यहाँ पर माइनस क्यू बनना चाहिए, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर क्यू ही बनना चाहिए। और वैसे तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ क्यू है तो 2q में से क्यू माइनस करोगे तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से निकल कर आ चुका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर तुम चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो अलग अलग पॉइंट्स पर। अगर हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे अलग अलग पॉइंट्स पर जिसमें सिग्मा दिया हुआ था। अब कई बार क्या होता है चार्ज क्यू दे दिया जाता है, तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना है, तुम्हें इलेक्ट्रिक जो प्लेट्स है उनका एरिया दिया जाएगा, तो सिग्मा के लिए तुम क्या करो, सिग्मा के लिए क्यू डिवाइडेड बाय एरिया कर दो, दैट्स इट। तो वहाँ पर तुम्हारे पास फाइनली आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और मॉडिफाई करके मैं इसमें बनाता हूँ कि एक और अगर ऐसी टर्म्स एक और दे दी जाए। मान लो हमारे पास ये दो प्लेट्स दी हुई हैं, है ना, इस पर क्यू चार्ज है और इस पर 3q चार्ज है। ठीक, इस पर q चार्ज, इस पर 3q चार्ज था। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर कितना चार्ज बनेगा, यहाँ पर जो चार्ज बनेगा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ की अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर 2q चार्ज, ये यहाँ पर टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज 4q होगा, 4q डिवाइडेड बाई 2 तो 2q, तो 2q इधर आएगा, 2q इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस q आ जाएगा और ये यहाँ पर ये सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। अब क्या है, अगर यहाँ पर इसकी जगह ऐसे कभी भी ग्राउंड के बारे में बोल दिया जाए कि ग्राउंड पर कितना चार्ज होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसे प्लेट्स दे दी जाए तो सिचुएशन हम आराम से चार्जेस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसको ग्राउंड करवा दिया जाए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर इस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या होगा कि कुछ चार्ज जो है यहाँ से ऊपर की तरफ इस प्लेट में आ जाएगा, या तो प्लेट में आ सकता है या प्लेट से जा सकता है। तो मान लेते हैं कि हमने एक्स प्लेट, यहाँ से ग्राउंड से कुछ चार्ज इस प्लेट पर आ गया, तो अभी टोटल चार्ज कितना हो गया, अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ तो टोटल चार्ज जो हो गया वो हो गया q प्लस 3q प्लस x। ठीक है, तो आउटर सरफेसेस, अब ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो अगर जिस भी प्लेट को हम ग्राउंड कर देते हैं, तो जिस प्लेट को ग्राउंड करते हैं ना, उस प्लेट की जिस साइड ग्राउंड किया हुआ था उस साइड चार्ज की वैल्यू 0 हो जाती है। उस साइड चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उस साइड तरफ जो चार्ज है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इस साइड अब हमने इसको ये देख लिया कि भाई हाँ x चार्ज आ गया, टोटल चार्ज देखा। अब टोटल का अगर मैं डिवाइड करूँगा आउटर सरफेसेस के लिए तो 8 आउटर सरफेस अगर मैं बात करता हूँ तो 8 आउटर सरफेस क्या बन जाएगा, q 4q प्लस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्योंकि आउटर सरफेस पर 0 है यहाँ पर, तो इसको क्या कर दो, 4q प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4q। तो x की वैल्यू 4q, इसका मतलब यहाँ से ग्राउंड से कितना चार्ज आया, 4q। तो 4q चार्ज आ गया। तो फाइनली ये कैसी सिचुएशन बन जाएगी, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये यहाँ पर 4 के ऊपर आया तो यहाँ पर सिर्फ q चार्ज बचेगा, तो माइनस q, तो ये इधर माइनस q और इधर q। तो इसका मतलब सीधा सा ये बोल दो कि जिस प्लेट को ग्राउंड किया है उस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना आएगा और उसके जस्ट अपोजिट साइड जितना चार्ज है। अगर यहाँ q चार्ज है तो ये सारा q चार्ज अब इस तरफ ही रहेगा, बाहर वाली साइड नहीं होगा, और इसके जस्ट सामने यहाँ पर माइनस q चार्ज निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये चीज़ बता सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज आने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक शीट है जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसके जस्ट ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस सिग्मा चार्ज डेंसिटी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m और इस पर चार्ज है q। इसका मास कितना है m और इसका मास m दिया हुआ है और इसका चार्ज q दिया हुआ है। अब इसके जस्ट ऊपर है, अब ये बोला गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हम यहाँ पे बोल रहा गया है कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। तो ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब इस पर टोटल फोर्स 0 होगा। रेस्ट पर है तो इक्विलिब्रियम पर है तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर होगा, तो टोटल फोर्स इस पर 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसका मास अगर m है तो इस पर चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, q चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट किस में रहे, इक्विलिब्रियम पर। तो कोई बात नहीं है, इक्विलिब्रियम के लिए देख लेते हैं। मास m है तो mg नीचे लग रहा होगा। ठीक है, और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक
फोर्स आएगा वो ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो एफ ई ये ऊपर वाली डायरेक्शन में यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एफ ई इक्वल्स टू एम जी यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब एफ ई इक्वल्स टू, तो एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है Q, तो हम लिखेंगे Q इंटू ई। यहाँ कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि एक तो कैसा ऑब्जेक्ट है, शीट है, और एक दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा ही दिया हुआ है, इक्वल्स टू एम जी। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि E की वैल्यू क्या लिखनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी डिवाइडेड बाई एम जी डिवाइडेड बाई सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ जाएगा 2 एम जी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो ये Q की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 2 एम जी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा। यहाँ पर 8th जो है ऑब्जेक्ट जो इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो बेसिकली आपको सिर्फ हर ऑब्जेक्ट पर, अब देखो फोर्स वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें मैकेनिक्स भी एंटर कर सकती है। मैकेनिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पर एंटर कर सकते हैं क्योंकि फोर्स जहाँ पर आता है वहाँ मैकेनिक्स ज़रूर हो सकती है। ठीक है, तो मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूँ, तो बताना कि कितना उसमें हो सकती है सिचुएशन। यहाँ पर हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, मास M दिया हुआ है, और एक नीचे से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में लगाया है E नोट। इस पर जो चार्ज है, मान लेते हैं कि इस पर Q चार्ज दिया हुआ है, तो हमें इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो बताना है कि इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। अब बात ये है कि जब ये इलेक्ट्रिक, अब समझ में ये आनी चाहिए हमें कि हमें सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो सिंपल टाइम पीरियड का जो पेंडुलम है उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। अब यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो ये नहीं होता तो सिर्फ G लग रहा होता है ना, मानने कि mg फोर्स लग रहा होता, लेकिन ये आ गया तो यहाँ पर mg फोर्स के साथ साथ दूसरा फोर्स भी लगेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक तो लिख रहा है इसमें mg नीचे, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्यों दिया। अगर इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्यों नहीं होता तो भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर एक चार्ज इस पर और ऊपर आ जाए, फोर्स ऊपर आ जाएगा Q इंटू ई नॉट। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूँगा तो टोटल फोर्स जो होगा इस पे वो कितना हो जाएगा, mg माइनस Q ई नॉट, है ना। तो जी इफेक्टिव का मतलब है टोटल एक्सेलरेशन, तो mg डिवाइड माइनस Q ई नॉट डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा टाइम पीरियड का वो निकल कर आ जाएगा 2 पाई L डिवाइडेड बाई एम जी माइनस Q ई नॉट, और ये बन जाएगा m, है ना। तो ये बनता है 2 पाई और एम एल डिवाइडेड बाई एम जी और Q ई नॉट। ठीक है, तो एम एल डिवाइडेड बाई एम जी माइनस Q ई नॉट, ये तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो टाइम पीरियड हो जाएगा इक्वल्स टू 2 पाई एम जी एल। तो इस तरह से और सिचुएशन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वे में हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें जो अब यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से हम निकाल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में हमने शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके बारे में हमने बात की कि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बाकी जो सारी चीज़ें हैं कि जो इलेक्ट्रिक शीट की वजह से वन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डेरिवेशन, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पूरा अच्छे से, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हमने शीट के बारे में देखी। ठीक है, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बची हुई चीज़ों को पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास बचा हुआ है, कुछ ही पोर्शन बचा हुआ है, तो उसमें हम कुछ कैविटी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। सिलेंड्रिकल शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसकी, तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट, जो बची हुई चीज़ें वो सारी हम लास्ट के जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।